स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, अगर आप अभी तक सिंगल हो और सोच रहे हो कि भाई ये सिर्फ आपकी पर्सनल चॉइस है, तो सोचिए, आपकी शादी सिर्फ घर वाले नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी भी आपकी शादी का इंतजार कर रही है। लेकिन आज के ज़माने में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। शादियां कम हो रही हैं और लोग ज़्यादा देर तक सिंगल रह रहे हैं। कहीं करियर का प्रेशर, कहीं लोगों का इंडिपेंडेंट माइंडसेट, तो कहीं सोसाइटी का चेंजिंग नेचर, ये सब मिलकर एक नए तरीके की दुनिया बना रहा है जिसमें सिंगलहुड एक नॉर्मल चीज़ होती जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक पर्सनल या सोशल चेंज नहीं है, बल्कि इसका इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्या ये चेंज इकोनॉमी के लिए अच्छा है या उसको नुकसान करेगा? क्या शादियां कम होने से देश की अर्थव्यवस्था धक से गिर जाएगी या फिर नई अपॉर्चुनिटीज निकलेंगे? आज अपनी इस वीडियो में हम इसी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, इंडिया, यूएस और दुनिया के डेटा के साथ। सबसे पहले हम रियलिटी चेक के लिए कुछ नंबर्स को देखते हैं। पहले तो यह समझना जरूरी है कि शादियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कम हो रही हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 1972 के अमेरिका में शादियों की दर 8.6 थी, यानी कि 1000 लोगों के हिसाब से लगभग 86 शादियां हो रही थी। आज ये सिर्फ 3.5 रह गई है। चाइना 2013 में यहां 13.5 मिलियन शादियां हो रही थी, जो 2024 तक गिर के सिर्फ 6.1 मिलियन रह गई। जापान, यहां तो लोग हिटोरी सिंगल लिविंग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इस वजह से जापान की बर्थ रेट भी क्रैश कर रही है। इंडिया 2011 सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सिंगल पर्सन हाउसहोल्ड्स का परसेंटेज 3.7% था और 2021 में ये और बढ़ने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि ये ट्रेंड इकोनॉमी पर कैसे इंपैक्ट डाल रहा है। देखिए, सबसे पहले हमें एक बात जाननी होगी कि शादी एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है। अगर हम इसको डेटा और रियल लाइफ से समझें तो शादी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं होती बल्कि एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी होती है। पहले के ज़माने में लोग शादियां इसलिए भी करते थे क्योंकि ये सर्वाइवल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी। आज अगर लोग सिंगल रह रहे हैं तो इसका सीधा इंपैक्ट उनकी लाइफस्टाइल से नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए एक शादी है, उस शादी में शेयर्ड इनकम होगी, शेयर्ड खर्चे होंगे, जो एक कपल को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला के देगा। पहले ज़माने में अगर एक आदमी कमा रहा है और बीवी घर संभाल रही थी तो दोनों मिलकर घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे। आज भी जब दोनों पार्टनर्स कमा रहे होते हैं तो उनका कंबाइंड इनकम उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाता है। मान लो अगर एक आदमी 1 लाख पर मंथ कमा रहा है और उसकी बीवी भी इतना ही कमा रही है तो एक साथ 2 लाख रुपए की मंथली इनकम होती है। अब अगर एक सिंगल आदमी या औरत 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको हर खर्चा खुद उठाना पड़ता है। और इसी वजह से मैरिड कपल्स की जो नेटवर्थ है वो सिंगल लोगों से 77% ज्यादा होती है। डुअल इनकम हाउसहोल्ड्स का वेल्थ एक्यूमुलेशन सिंगल हाउसहोल्ड से 2 गुना ज्यादा होता है। और लास्टली, अगर हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट की भी बात करें तो सिंगल लोग अपना पूरा खर्चा खुद उठाते हैं, जबकि मैरिड कपल्स के पास हर वक्त, चाहे वो जॉब की बात है चाहे वो स्विच करने की बात है, एक फाइनेंशियल कुशन जरूर होता है। अगला ये पॉइंट भी निकल के आता है कि मैरिड कपल्स ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। शादी होने के बाद लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म सोचने लगते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स का बड़ा रोल होता है। जैसे मान लो 2 कपल, एक अक्षय और एक प्रिया, दोनों आईटी सेक्टर में काम करते हैं। अब शादी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मंथली 50,000 रुपए बचाएंगे और 5 साल में एक 50 लाख रुपए का फ्लैट ले लेंगे। अब अगर अक्षय सिंगल होता तो शायद वो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा ट्रेवल में, गैजेट्स में, एंटरटेनमेंट पे खर्च करता, जोमेटो या ब्लिंकिट पे जो इंस्टिंक्टिव शॉपिंग होती है वो करता, और उसके लिए 5 साल बाद घर लेना मुश्किल हो जाता। अगर हम डेटा की बात भी करें तो मैरिड कपल्स 30 से 40% ज्यादा सेविंग्स करते हैं कंपेयर टू सिंगल पीपल। यूएस में 80% होम बायर्स मैरिड होते हैं, जबकि सिंगल लोगों का रेशो सिर्फ 20% है। इंडिया में भी मैरिड कपल्स का सेविंग रेट 12 to 15% होता है, जबकि सिंगल्स का सिर्फ 5 to 6% होता है। मतलब शादी होने से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग ज्यादा सीरियसली लेने लग जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। इसलिए तो घर वाले कहते हैं कि भाई इसकी शादी कर दो, फिर ये संभल जाएगा। तीसरा एस्पेक्ट है कि स्टेबिलिटी इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। अब शादी से लोग सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते बल्कि सोसाइटी और इकोनॉमी भी स्टेबल होती है। अगर ज्यादा लोग सिंगल रहेंगे तो कई इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। अब आप कहोगे कि यार इतना अगर एम्फेसिस कर रहे हैं इस बात पे तो सरकार एक पॉलिसी ले आए सिंगल लोगों के लिए। चलिए, जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जापान और साउथ कोरिया में सिंगलहुड काफी बढ़ गया है और वहां हाउसिंग मार्केट और वर्कफोर्स में इंस्टेबिलिटी आ रही है। जापान में हिकिकिमोरी नाम का एक इशू है जिसमें लोग सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, जो उनकी प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी कम कर रहा है। चाइना में बर्थ रेट गिर रहा है, जो फ्यूचर में वर्कफोर्स की कमी और इकोनॉमिक स्लोडाउन का बड़ा कारण बन सकता है।
जैसे चाइना में शादी की दर 30% गिर चुकी है और इसका असर पॉपुलेशन और वर्कफोर्स पर भी पड़ रहा है। जापान में अनमैरिड लोग कम जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मैरिड लोगों से कम होता है। अब इंडिया में भी सिटीज में शादी की उम्र बढ़ रही है, एवरेज 30 के आसपास पहुंच गई है, जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पे असर डाल सकती है। अगर कम लोग शादी करेंगे तो कम फैमिलीज बनेंगी और फैमिलीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बैकबोन होती है। अब इसके बाद एक और मेजर पॉइंट ये है कि सिंगल लोग मैरिड कपल्स के कंपैरिजन में वेल्थ एक्यूमुलेशन में पीछे रह जाते हैं। अब मनी और वेल्थ इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? अब मान लो कि रोहन एक फ्रीलांसर है ना, जो हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है। उसका ज्यादा पैसा ट्रेवल में, जिम में, गैजेट्स में और रेंट में जाता होगा। सेम इनकम होने के बावजूद एक मैरिड कपल घर खरीदता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है और रिटायरमेंट प्लान बनाता है। मैरिड कपल्स की नेटवर्थ इसी वजह से 2x 3x ज्यादा होती है कंपेयर टू सिंगल्स। वेल्थ क्रिएशन में मैरिड लोग 40% ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सिंगल लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ एक्यूमुलेशन में ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। मतलब यह कि सिंगल लोग कम प्रॉपर्टी लेते हैं, कम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में थोड़ा वीक होते हैं। अब इसी वजह से ही तो आपने जब भी पापा घर पे डांट लगाते होंगे या कोई भी डांटता है तो एक रिश्तेदार या मम्मी हमेशा बोलती है भाई इसकी शादी कर दो, लड़का या लड़की सुधर जाएगी। तो वो एस्पेक्ट इसी वजह से है। अब पेरेंट्स को चाहे इकोनॉमी का नहीं पता, लेकिन साइकोलॉजिकली इतने सालों के एक्सपीरियंस से उन्हें यह जरूर पता है कि शादी करने से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अब इसमें अगला एस्पेक्ट है कि मैरिज से भारतीय इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है। शादी होने से सिर्फ एक व्यक्ति या फैमिली नहीं बल्कि पूरी लोकल इकोनॉमी को फायदा होता है। एग्जाम्पल के लिए शादी के बाद लोग घर खरीदते हैं, जो रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट देगा। बच्चों की पढ़ाई और परवरिश पे खर्च होता है, जो एजुकेशन और हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ग्रो करता है। फैमिली लाइफस्टाइल में ज्यादा पैसा घूमता है, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग को स्ट्रांग करता है। अगर हम इसको डेटा के साथ सप्लीमेंट करें तो यूएस में मैरिड कपल $600 बिलियन से ज्यादा एनुअली इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में भी शादी और परिवार रिलेटेड खर्चे 10 लाख करोड़ से ज्यादा हैं। फैमिली बेस्ड इकोनॉमीज में कंज्यूमर स्पेंडिंग 2x 3x ज्यादा होती है कंपेयर टू जो सिंगल डोमिनेटेड इकोनॉमीज हैं। ऑल्सो शादी सिर्फ एक पर्सनल इवेंट नहीं है बल्कि एक 10.5 लाख करोड़ का भारत का मेगा बिजनेस है। हर साल 1 करोड़ के करीब शादियां होती हैं, जो ज्वेलरी, फैशन, केटरिंग, होटल्स, इवेंट मैनेजमेंट जैसी कई इंडस्ट्रीज को चलाती है। अब सोचो अगर लोग शादियां डिले या अवॉइड करने लगे तो गोल्ड मार्केट गिरने लगेगा, होटल्स खाली रहेंगे, ढोल वाले, फोटोग्राफर्स, इन सब का धंधा जो है वो ठंडा हो जाएगा। वेडिंग इंडस्ट्री लैक्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करती है। अगर शादियां कम होंगी तो नौकरियां भी कम होंगी। और तो और शादियों से रियल एस्टेट भी बूस्ट होता है, घर बनते हैं, नए लोन्स लिए जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम चलता है। ज्यादा सिंगल्स का मतलब है कम घर, कम डिमांड और कम इकोनॉमिक इंपैक्ट। अगर लोग सिंगल होंगे तो उतनी कम सेविंग्स करेंगे, जितनी कम सेविंग्स करेंगे उतना बैंक्स में पैसा कम जाएगा, जितना बैंक्स में पैसा कम जाएगा बैंक्स लोन में उतना पैसा कम घुमा पाएंगे। तो इन द एंड ये इंटायर इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा। तो दोस्तों अगर आप भी अभी तक सिंगल हो और सोच रहे हो कि भाई ये सिर्फ आपकी चॉइस है, तो सोचिए आपकी शादी सिर्फ घर वाले नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी भी उसका इंतजार कर रही है। मतलब जितनी ज्यादा शादियां होंगी उतना ज्यादा लोकल इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। लेकिन आज का ट्रेंड कुछ और ही है। सिंगल लोग ज्यादा खर्च करते हैं मगर वेल्थ कम बनाते हैं। आइए डेटा और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। आज के मॉडर्न जमाने में सिंगलहुड एक पॉपुलर लाइफस्टाइल चॉइस बनता जा रहा है, लेकिन इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट बहुत बड़ा है। सिंगल लोग ज्यादा खर्चा करते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएशन में मैरिड कपल्स के कंपैरिजन में पीछे रह जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बोलते हैं। अब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का मतलब होता है कि वो खर्चे जो जरूरी नहीं होते, जैसे कि लग्जरी आइटम्स में इन्वेस्ट करना। एक रील भी वायरल हुई थी, पता नहीं उसमें एक इन्फ्लुएंसर अपनी माँ को एक बेल्ट दिखाते हैं कि बेल्ट कितने की है, पता नहीं कोई ऐसी एक्सेसरी थी, तो उन्होंने पता नहीं 30,000 बोला, पता नहीं 3 लाख बोला, तो शी वॉज वेरी शॉक्ड। तो ऐसे कुछ लग्जरी खर्चे, एंटरटेनमेंट पे खर्चा, ट्रेवल पे खर्चा, लाइफस्टाइल सर्विसेज में खर्चा। अब मैरिड कपल्स लेकिन फ्यूचर प्लानिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे फोकस करेंगे, जबकि सिंगल लोग ज्यादा शॉर्ट टर्म प्लेजर पे पैसा लगाते हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स 2023 के मुताबिक सिंगल लोग अपनी इनकम का 35 से 40% डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे लगाते हैं, जबकि मैरिड कपल सिर्फ 20 से 25% डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करते हैं। अब बहुत लोगों को आप में से ऐसा भी लगता होगा कि भाई अगर हम आज जितना कमा रहे हैं इसके कंपैरेटिवली अपने मॉम एंड डैड की सैलरी को देखें तो यार वो तो बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतने प्लॉट्स ले लिए, उतने घर खरीद लिए, इतनी दुकानें खरीद ली, हम में इन्वेस्टमेंट करी, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो यही डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आपका कारण है उसके पीछे। शादी कर लीजिए, पैसा बच जाएगा। उसके बाद है मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट। मॉर्गन स्टैनली 2024 के मुताबिक सिंगल इंडिविजुअल्स ज्यादा फास्ट फैशन और लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जिस वजह से लग्जरी इंडस्ट्री 2023 में $350 बिलियन तक पहुंच गई है।
क्रेडिट स्विस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2023 के मुताबिक सिंगल हाउसहोल्ड के फाइनेंशियल असेट्स मैरिड हाउसहोल्ड से 50% कम है। अब अगर हम सेक्टर्स को देखें, दूसरे एस्पेक्ट से देखें कि क्या उन सेक्टर्स को भी सिंगल से ज्यादा मिल रहा है, तो सिंगलहुड इकोनॉमी एक अलग बिजनेस इकोसिस्टम बना चुका है। अगर हम इसमें सबसे पहली एग्जांपल देखें तो वो है डाइनिंग आउट एंड रेस्टोरेंट की। 2023 में इंडिया में फूड डिलीवरी मार्केट 95,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें सिंगल लोग सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। क्योंकि घर पे जाके जब हम अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि बाहर खा के आते हैं, उनका पहला जवाब यही होता है कि भाई बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, घर पे ही खा लेते हैं। अब इनमें एक इकोनॉमी का एंगल भी है और दूसरा आपके हेल्थ के कंसर्न का भी है। लेकिन यही अगर आपके 2-3 दोस्त आए तो आप डेफिनेटली उन्हें बाहर लेके जाओगे। या जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे सिंगल यूजर्स की ऑर्डर मैरिड कपल से 60% ज्यादा होने का वही बात रीजन बनेगी। अब यूएस में सिंगल लोग मैरिड कपल से 40% ज्यादा रेस्टोरेंट और कैफेज पे पैसे लगाते हैं। जैसे ये भी होता है ना कि मान लीजिए अगर सिंगल है कोई बंदा तो वो सारा दिन काम करेगा, 2 घंटे जाके कैफे पे बैठ जाएगा, किसी भी कैफे पे 400-500 रुपए का खर्चा आ जाएगा। अब यही अगर मैरिड कपल को बोले कि भाई 400 रुपए या 500 रुपए की वो कॉफी पी रहे हैं, है ना, तो वो बात वहां पे इमेजिन करते हैं फीजिबल नहीं लगती। एक और भी रील वायरल हुई थी कि अगर मेरे माँ बाप को पता लगे कि आज के टाइम के ऊपर काम करते करते मैं दिन में 500 से 600 रुपए की चाय या कॉफी पी रहा हूं तो उन्हें शॉक लगेगा। तो वही एग्जाम्पल है। अब इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अपने रोहन भाई साहब हैं और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो मुंबई में अकेले रहते हैं। वो हर महीने अपनी सैलरी का एटलीस्ट 50% जो है वो खाने पीने, रेस्टोरेंट के खर्चे, घूमने फिरने में लगाते होंगे। यही पैसा शादीशुदा लोग घर में इकोनॉमिकली खाना बनवा के अपनी सेविंग्स में लगाते होंगे। अब अगर हम सोलो ट्रेवल्स और एक्सपीरियंसेस की बात करें तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 2023 के मुताबिक सोलो ट्रेवलर्स टूरिज्म इंडस्ट्री में 35% कंट्रीब्यूट करते हैं। वो बोला जाता है ना कि अगर कोलंबस को अमेरिका ढूंढने जाना होता और वास्को डी गामा को इंडिया ढूंढने आना होता और अगर वो शादीशुदा होते तो शायद वो इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। क्योंकि कपल्स में या मैरिड कपल्स में टूरिज्म पे जाना अपने आप में अलग चैलेंज है। जो शादीशुदा लोग होंगे वो शायद बेहतर इस बात को समझ पाए, राइट। अब इंडिया में सोलो ट्रेवल 2022 के बाद 50% बढ़ गया है और इसका मेजर मार्केट यंग सिंगल प्रोफेशनल्स हैं। अब किस किस को इस बात को सुन के ही एक बड़ा टास्क जैसा फेस हो रहा है कि भाई अगर जाना होगा कैसे बात करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे, तो वो बातें याद करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा इट इज रिलेटेबल। अब इंडिया में इसी वजह से सोलो ट्रेवल 2022 के बाद 50% बढ़ गया है और इसका मेजर मार्केट यंग सिंगल प्रोफेशनल्स हैं। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में एक ट्रेवल इन्फ्लुएंसर मान लो, वो 3 महीने में एक नया देश घूमता है, उसका एनुअल ट्रेवल बजट 3 से 4 लाख का होगा, जबकि मैरिड कपल्स ये पैसा इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी बाइंग में लगाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट आता है लग्जरी शॉपिंग का। LVMH, लुई विटॉन, गुची, प्राडा जैसे ब्रांड्स के 60% कस्टमर्स सिंगल हैं। इंडिया का लग्जरी वॉच मार्केट 2024 तक 14,000 करोड़ का पहुंच गया है, जिसमें ज्यादा डिमांड सिंगल प्रोफेशनल्स की है। एप्पल और सैमसंग का प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट भी सिंगल लोगों की वजह से ग्रो हो रहा है। इसके बाद अगला फैक्टर है सब्सक्रिप्शन बेस्ड इकोनॉमी। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स का 70% रेवेन्यू सिंगल लोगों से आता है। इंडिया में डेटिंग एप्स का मार्केट 2500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। जिम मेंबरशिप, स्पॉटिफाई, ऑडियो बुक्स, गेमिंग सर्विसेज जैसे मंथली सब्सक्रिप्शंस में सिंगल लोग मैरिड लोगों से 40% ज्यादा पैसा लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बैंकर है, वो हर महीने 8,000 रुपए सिर्फ सब्सक्रिप्शंस में लगाता है। नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, जिम हो गया, डेटिंग एप्स हो गई, और उसके बाद चलो मान लो अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता है, इंडियन एक्सप्रेस का सब्सक्रिप्शन, हिंदू का सब्सक्रिप्शन, TY प्लस का सब्सक्रिप्शन। तो एक मैरिड इंसान ये पैसा बचाने या बच्चों के एजुकेशन फंड में डाल सकता है। अगला एस्पेक्ट ये भी है कि जो सिंगल लोग हैं वो आगे की सेविंग्स के लिए या आगे इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। अब वेल्थ क्रिएशन का मतलब है कि जैसे एसेट बनाना, जैसे घर लेना, म्यूचुअल फंड, स्टॉक में इन्वेस्ट करना या रिटायरमेंट प्लानिंग करना। अब अगर हम डेटा एंड रिपोर्ट्स की बात करें तो फेडरल रिजर्व 2023 के हिसाब से मैरिड कपल्स की नेटवर्थ सिंगल लोगों से 77% ज्यादा है। वेल्थ एक्यूमुलेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक सिंगल लोग मैरिड कपल्स के कंपैरिजन में 30 to 40% कम इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में भी होम ओनरशिप मैरिड लोगों में 65%, जबकि सिंगल लोगों में 30% ही घर खरीदते हैं। अब अगला रीजन ये है कि भाई सिंगल लोग घर क्यों नहीं खरीद रहे। सबसे पहले तो देखो फाइनेंशियल कमिटमेंट का डर है। सिंगल लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को अवॉइड करते हैं, स्पेशली आज की जेनजी जनरेशन भी। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस। एक जगह इन्वेस्ट करने की बजाय लोग नए शहरों में शिफ्ट होना पसंद करेंगे कि भाई आज अगर मैं यहां काम कर रहा हूं, मेरी कौन सा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल काम नहीं अच्छा लगेगा तो मैं दूसरे शहर में चला जाऊंगा, यहां घर क्यों खरीदूं, यहां भी रेंट पे वहां भी रेंट पे। अगला डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है उनकी। सेविंग्स या प्रॉपर्टी परचेज करने की जगह पे लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर पे पैसा लगाते हैं। जैसे इसी में मान लो कि एक मैरिड कपल है, दोनों ने 30 की एज में 80 लाख का फ्लैट ले लिया और EMI चुकाने लगे। 20 साल बाद उनके पास 2 करोड़ का असेट होगा।
लेकिन यही मान लो कि उनका एक फ्रेंड है जो सिंगल है, वो हर साल 2-3 लाख रुपए ट्रेवल में लगाता है, अपने गैजेट्स खरीदता है, 20 साल बाद उसके पास कोई बड़ा असेट नहीं होगा, लेकिन उसने जिंदगी जी ली होगी, राइट? जो आज की जनरेशन का मेंटालिटी भी है। अब इसके बाद फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी, सिंगल होने के बाद एक रिस्क ये भी है कि फाइनेंशियल सेफ्टी नेट आपका वीक हो जाता है। जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका की एक वेल्थ मैनेजमेंट सर्वे रिपोर्ट आई थी 2023 की, उसका कहना है कि सिंगल लोग मैरिड लोगों के कंपैरिजन में 45% ज्यादा इमरजेंसी लोन्स लेते हैं। सिंगल लोगों का एवरेज सेविंग रेट मैरिड लोगों से 30% कम है। रिटायरमेंट प्लानिंग में मैरिड कपल सिंगल लोगों से 2 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान मैरिड कपल्स ने अपनी सेविंग्स और म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम की वजह से सर्वाइव किया। वहीं बहुत सारे ऐसे सिंगल लोग थे जिनकी जॉब जाने के बाद उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी। तो इन सब बातों से अभी सिंगल्स को थोड़ा समझना भी चाहिए। अब अगर हम एक नई प्रॉब्लम की बात करें, वो है पॉपुलेशन डिक्लाइन। देखिए, शादियां कम होने से सीधा इंपैक्ट बर्थ रेट पर भी पड़ेगा। अगर नए बच्चे पैदा नहीं होंगे तो फ्यूचर वर्कफोर्स का शॉर्टेज इकोनॉमी के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, जो ऑलरेडी हम सब देशों में देख रहे हैं। जापान की इकोनॉमी को देखो, इटली की इकोनॉमी को देखो, जर्मन की इकोनॉमी को देखो, यूएस की एवरेज एज 38, चाइना की इकोनॉमी को देखो फॉर दैट मैटर, है ना? और इंडिया का एवरेज एज 28 राइट नाउ। तो इंडिया में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तक ये इशू हमें सिर्फ जापान, साउथ कोरिया, चाइना और यूरोप जैसे देशों में लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया के अर्बन एरियाज में भी बर्थ रेट गिर रहा है। और स्पेसिफिकली अगर आप सदर्न स्टेट्स की बात भी करो तो वहां पे ये चेंज और ज्यादा ड्रास्टिक है, क्योंकि उन स्टेट्स ने डेवलपमेंट बहुत जल्दी देख लिया, तो वो भी डेवलप्ड कंट्रीज वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं। अब इसका अगर हम इंटरनेशनल एग्जांपल भी लिए तो जापान और साउथ कोरिया, यहां सरकार लोगों को बेबी बोनसेस दे रही है ताकि लोग शादी करें और बच्चे पैदा करें। साउथ कोरिया में 6 से 7 लाख रुपए तक इंसेंटिव मिल रहा है नए पेरेंट्स को। चाइना एक जमाने में जहां 1 चाइल्ड 1 पॉलिसी फॉलो करता था, अब वो 3 बच्चे तक अलाउड कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग शादी नहीं कर रहे, तो बच्चे करेंगे कैसे? अब यूरोप का एग्जांपल लीजिए, और इसमें भी 2 मेजर कंट्रीज की बात करते हैं, फ्रांस और जर्मनी, जहां फैमिली बनाने के लिए लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ताकि जो उनका खर्चा पेंशन सिस्टम में होगा वो ना हो और लेबर फोर्स स्टेबल रहे। अब अगर हम इंडिया के सिनेरियो की भी बात करें तो इंडिया का ओवरऑल बर्थ रेट स्टेबल है, लेकिन मेट्रोज और अर्बन एरियाज में ये गिर रहा है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे सिटीज में फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.5 से 1.7 तक आ गया है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम है। केरला और तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में बर्थ रेट ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज जैसा हो चुका है, दैट इज 1.6 to 1.7। जैसे आप में से बहुत सारे लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होंगे, आप एक एग्जांपल से रिलेट करिए। मान लो मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली या बैंगलोर के कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, वो ज्यादातर लेट मैरिज या नो मैरिज का ऑप्शन चूज कर रहे हैं। करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के चक्कर में शादी और बच्चों का प्लान पोस्टपोन होता जा रहा है। बैंगलोर के आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों में एक ट्रेंड देखा गया है कि 35 to 40 की एज तक भी शादी नहीं हो रही। अगर ये ट्रेंड, और इसमें यूपीएससी वाले बच्चे और भी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट तक भी वो चीज नहीं होती। अब अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता रहा तो इंडिया में भी पॉपुलेशन डिक्लाइन डेंजर बन सकता है, जो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर सकता है। भारत में भी सिंगल रहने का जो कल्चर है वो बढ़ रहा है। इंडिया ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो एक फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी थी, लेकिन नए जमाने में अर्बन यूथ का इंडिपेंडेंट लिविंग और सिंगलहुड की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज में इंडिपेंडेंट लिविंग का क्रेज बढ़ रहा है। करियर फोकस्ड यूथ शादी की बजाय अपने आजादी और लाइफस्टाइल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी के साथ साथ डेटिंग एप्स और मॉडर्न रिलेशनशिप्स की वजह से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का क्रेज कम होता जा रहा है। को लिविंग स्पेसेस का ट्रेंड इंडिया में बूम कर रहा है। बैंगलोर में या गुड़गांव में जोलो, स्टैंजा लिविंग, नेस्टवे जैसे स्टार्टअप सिंगल प्रोफेशनल्स को फर्निश्ड को लिविंग स्पेसेस ऑफर कर रहे हैं, जिसमें रूममेट्स के साथ रहना पॉसिबल है बिना शादी की जरूरत के। अब लग्जरी ब्रांड्स और सोलो ट्रेवल्स इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। इंडिया में 2023 में सोलो ट्रैवलिंग बुकिंग में 40% ग्रोथ देखी गई, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ दिल्ली, मुंबई, पुणे और बैंगलोर के लोगों के बीच में थी। सिंगलहुड के इस ट्रेंड का सीधा इंपैक्ट इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स को फायदा और कुछ नुकसान दे रहा है। लेकिन इस बदलते हुए ट्रेंड को गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ कैसे एसोसिएट करना चाहिए? अगर शादियां कम होती रही तो सिंगल कल्चर बढ़ता रहा तो सरकार को नए तरीके सोचने पड़ेंगे इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, जिसमें कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हो सकते हैं वो है, एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग, छोटे फ्लैट्स और बजट फ्रेंडली रेंटल ऑप्शंस बनवाना ताकि सिंगल लोग भी इजीली इन्वेस्ट कर सके। दूसरा, टैक्स इंसेंटिव्स फॉर मैरिज देना। अमेरिका और यूरोप में मैरिड कपल्स को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, तो भारत भी ऐसा कुछ कर सकता है। अगला है वर्क लाइफ को बैलेंस करना। कुछ ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि 90 घंटे काम कीजिए, तो सरकार को इंटरवीन करके वर्क और लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। अगर लोग सिर्फ काम में बिजी रहेंगे तो शादी और परिवार बनाना मुश्किल है यार। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स और फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी होंगी। उसके बाद एआई और ऑटोमेशन का उपयोग। कम पॉपुलेशन होने का मतलब ये भी है कि आगे चल के हमारी वर्कफोर्स कम होगी, और इंडिया एज भी कर रहा है। अगर रोबोटिक्स और एआई से काम की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए तो लेबर शॉर्टेज का सोल्यूशन भी निकल सकता है।
मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी देता हूं, जो अपने हमें 4 पॉइंट्स डिस्कस करें। जैसे बैंगलोर और हैदराबाद जैसे आईटी हब्स में वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोगों के पास सोशल लाइफ और रिलेशनशिप्स बनाने का वक्त ही नहीं होगा यार। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स को फैमिली स्टार्ट करने में डिले हो जाता है। अगर सरकार वर्क लाइफ बैलेंस और अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम करे तो शादी और फैमिलीज डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिससे हमारे पास वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी मेंटेन रहेगा फ्यूचर में जाकर। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि भाई क्या सिंगल रहना इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसका जवाब हाँ भी है ना भी है। देखो, फायदे में लग्जरी, ट्रेवल, एंटरटेनमेंट और फूड इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। रियल एस्टेट और अर्बन प्लानिंग में नई अपॉर्चुनिटीज निकल रहे हैं, लोगों को ज्यादा इंडिपेंडेंस और लाइफस्टाइल चॉइसेस मिल रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इसका नुकसान भी है। वेल्थ क्रिएशन और सेविंग्स डिक्लाइन हो रही है। इंडियन इकोनॉमी अपनी सेविंग्स के लिए आज तक फेमस थी। बर्थ रेट गिरने से फ्यूचर वर्कफोर्स की कमी हो सकती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ने का खतरा है। तो क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं जिसमें शादी एक ऑप्शनल कॉन्सेप्ट बन जाएगा और सोसाइटी कंप्लीटली सिंगल कल्चर में शिफ्ट हो जाएगी, या फिर कुछ नए सॉल्यूशंस निकालकर इस बैलेंस को मेंटेन किया जाएगा? देखिए, शादी सिर्फ पर्सनल या इमोशनल डिसीजन नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। आज की जनरेशन को चाहे जितनी भी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा लोग सिंगल रहेंगे तो इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या शादी एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है या एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट? क्या सिंगल लोग या सिंगलहुड अपने आप में एक बेस्ट वर्जन है? अब आपके विचार इसके बारे में क्या हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।